हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे ये रेशियोज होती क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है और इनका यूज किस लिए करता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का मीनिंग समझते हैं कि ये रेशियोज आखिरकार होती क्या। तो यहाँ पर देखो, कोई भी कंपनी हो उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज जो यहाँ परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की परचेज करनी, उसके बाद उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन करनी, ठीक है, उसके बाद इसकी यहाँ पर सेल करनी। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है ना, वो इन एक्टिविटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन जितना एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, उतना ही ज्यादा उनका जो है प्रॉफिट ज्यादा आता है। और अगर वो यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करती है तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि देखो उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है हमारी जो रिटर्न हमें यहां पर मिलने वाली है। तो यहां पर एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज का। इन रेशियोज की हेल्प से हम जो है यहां पर यह पता लगाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कितने एफिशिएंट तरीके से यहां पर जो है परफॉर्म कर रही है। तो यहां पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखो क्या है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज आर प्राइमरली यूज्ड टू मेजर। जो हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है उसका यूज किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। पहले देखो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी, कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तीसरी क्या है, सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, या फिर एफिशिएंसी इन एसेट मैनेजमेंट। तो यहां पर देखो आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए जो एसेट्स यूज कर रही है उसको कितने एफिशिएंट तरीके से यहां पर यूज कर रही है। क्लियर है, अगर एसेट्स को एफिशिएंट तरीके से यूज कर रही है इट मींस कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, अदरवाइज उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ टर्नओवर रेशियो। अगर आप देखो ये क्वेश्चन पूछा है कौन सी इसमें हमारी टाइप नहीं होती है टर्नओवर रेशियोज की। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी चेक करनी होती है तो हमें सभी एक्टिविटीज में उनकी एफिशिएंसी जो है चेक करनी होती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज का यहाँ पर जो है यूज करते हैं। वही रेशियोज हमारी टाइप ऑफ टर्नओवर रेशियोज जो है कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी हमारी टर्नओवर रेशियो की टाइप नहीं है। तो अब पहला देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तीसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तीसरा हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो, या फिर सेल्स रिटर्न रेशियो। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट है। ये तीन जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है ये हमारी टर्नओवर रेशियोज की टाइप है, पर ये चौथी हमारी यहां पर टाइप नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रेशियो इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज इज एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी रेशियो है जो हमें यह बताती है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी अपनी इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। पहला देखो क्या है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दूसरा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तीसरा क्या है हमारे यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। इस रेशियो की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो इन्वेंट्री है उसको कितने एफिशिएंट तरीके से जो है मैनेज कर रही है, उनको कितनी जल्दी वो सेल्स में जो है कन्वर्ट कर रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन्वेंट्री बेसिकली यहां पर है क्या। ठीक है, तो इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग आपको बताऊं यहां पर स्टॉक। ठीक है, देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट परचेज करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो कोई ना कोई उसके बाद जो है स्टॉक बच ही जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है 1000 यूनिट जो है रॉ मटेरियल परचेज किया, जिसमें से 900 यूनिट जो है यूज हो गए, पर यहाँ पर हमारा जो है 100 यूनिट जो है वो बच गए। तो ये जो 100 यूनिट्स है ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक होता है। क्या होता है, स्टॉक होता है। अब जो हमारी इन्वेंट्री होती है इसमें यहाँ पर तीन तरह के जो है स्टॉक इन्वॉल्व होते हैं, उन तीनों को हम एक साथ इन्वेंट्री का नाम देते हैं। पहला देखो क्या होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, जो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया था उसका जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है वो। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या फिर कोई मंथ खत्म होता है ना, तो कुछ ऐसा सामान होता है जो कि आधा बन चुका है होता है और आधा नहीं बना होता है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर जो है
50 कार्स बनाए, ठीक है, यहाँ पर 50 कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, पर ये 50 कार्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, इन पे जो कलर का काम था वो अभी यहाँ पर बाकी है। तो इसको हम फिनिश गुड तो मान नहीं सकते, ना हम इसको रॉ मटेरियल मान सकते, तो इसको हम कहाँ पे लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में ले आते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का यहाँ पे स्टॉक ही होता है, तो इसको हम इन्वेंट्री के अंडर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद थर्ड होता है फिनिश गुड, ठीक है। अब देखो जब हम कोई चीज बना लेते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि सारा का सारा हमारा सेल थोड़ी हो जाता है, हो सकता है कि कुछ स्टॉक हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। तो जो फिनिश गुड का स्टॉक हमारे पास बचता है उसे भी हम इन्वेंट्री के अंडर जो है इंक्लूड करते हैं, और इन तीनों के स्टॉक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में यही बताता है कि इन तीनों चीजों को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कर लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले देखो क्या, इट इस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो ये जो है हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में जो है हमें रिलेशनशिप बताता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है और उसके अगेंस्ट कितनी एवरेज इन्वेंट्री उसके पास होती है, उसके बारे में बताती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू अस्टेन द एफिशिएंसी विद विच इन्वेंट्री इज यूटिलाइज। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेंट्री को कितने एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करे, यानी कि यूज करे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिस रेशियो इंडिकेट स्पीड विद विच इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल। इससे हमें यह पता लगता है कि इन्वेंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी जो है सेल्स में कन्वर्ट कर रही है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारी यहां पर क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखो इन्वेंट्री को यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि हम कितनी जल्दी उसको जल्दी से जल्दी सेल्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम अपनी इन्वेंट्री बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी सेल्स करें, यानी कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, इन जनरल लो रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है अगर वो यहाँ पर लो होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से अपने इन्वेंट्री को यूटिलाइज कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्योंकि देखो जितनी हाई रेशियो होगी, जितनी हाई रेशियो होगी उससे कंपनी जो है उतनी ज्यादा एफिशिएंट जो है होगी। हाई रेशियो का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी जो है अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेती है। अब ये जो हमारी रेशियो होती है वो जनरली क्या होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 6 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स, इस फॉर्म में यहां पर जो है दिखाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता लगता है कि एक एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एक एवरेज इन्वेंट्री जो कंपनी के पास है उसका कितना टाइम्स जो है वो यहां पर सोल्ड कर देती है, सेल्स यहां पर कर देती है। अगर देखो 6 टाइम्स है, यानी कि यहां पर मान के चलो एवरेज इन्वेंट्री हमारी यहां पर कितनी है, 5000 रुपीज है। ठीक है, अगर यहां पर हमारी जो है जो ये रेशियो है वो 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री के इक्वल 5 टाइम्स जो है वो सेल कर देती है, यानी कि 25,000 की यहाँ पर सेल कर देती है। वही अगर यहाँ पर 10 टाइम्स हुई, अगर यहाँ पर 10 टाइम्स हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर 50,000 की यहाँ पर जो है सेल कर रही है। तो जितनी ज्यादा रेशियो हाई होती है उतना ही ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि पहली 3 स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है पर चौथी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम फाइनली जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो गिवन है हमारा स्टॉक इन द बिगिनिंग और स्टॉक एंड द एंड। इसका मतलब क्या है, ये हमारा गिवन है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो हमारे साल के स्टार्टिंग में हमारे पास पड़ा हुआ था, और ये हमारे यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है हमारी यहाँ पर, 2 लाख रुपए, यानी कि जो गुड्स हमने सोल्ड कर दिया उसकी कॉस्ट हमें कितनी आई है यहाँ पर, 2 लाख रुपए आई है। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करना है हमें यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री के साथ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ही क्यों, क्योंकि आप कहोगे ये तो हमारा सेल्स के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखो जनरली जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होती है, स्टॉक होती है, उसको हम कॉस्ट के ऊपर यहाँ पर वैल्यू करते हैं, तो इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही यहाँ पर जो है लेते हैं। अगर किसी केस में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट की बजाय सेल प्राइस पे अपने स्टॉक को वैल्यू किया, तो उस केस में यहाँ पर सेल्स की वैल्यू जो है आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 2 टर्म्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है कि जो गुड्स हमने सोल्ड कर दिया उसकी यहाँ पर कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, तो सिंपली देखो एवरेज इन्वेंट्री हमारी होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब कि हमारे पास एवरेजली इतनी इन्वेंट्री तो अवेलेबल जो है होती है ना। अब देखो दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी गिवन है, 2 लाख रुपीज की, कितनी गिवन है यहाँ पर, 2 लाख रुपीज की, और एवरेज इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस हमारे यहाँ पर जो स्टॉक एंड था 20,000
डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25,000, कितना आएगा 25,000। तो यहां पर मैं 25,000 जो है वो लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 टाइम्स, कितना आ रहा है यहाँ पर 8 टाइम्स, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री का हम 8 टाइम जो है वो सेल आउट कर देते। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखो क्या गिवन है, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000 की, नेट परचेजेस गिवन है 5 लाख रुपीज की, कैश इनवर्ट गिवन है 50,000 रुपीज की, और क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 30,000 रुपीज की, ठीक है। यहां से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, ठीक है। तो यहां पर हमें दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये होते क्या, तो यहां पर देखो हमारी जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या होता है, जब हम साल में स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, तो हमारे पास जो स्टॉक यहां पर पड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी आगे जो है इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसको ही हम आगे चलकर सेल करेंगे, तो इसकी कॉस्ट हमें इंक्लूड करनी है। उसके बाद देखो ओपनिंग स्टॉक के अलावा कुछ हमें और परचेजेस भी यहां पर जो है करनी होती है, जैसे रॉ मटेरियल की परचेज वगैरह हो गई, ठीक है, ताकि हम फर्दर और प्रोडक्शन जो है वो कर पाए, वो हमारे यहां पर आ जाती है नेट परचेजेस, ठीक है। अब जब परचेजेस हम लेते हैं तो नेट लेते हैं, यानी कि जो परचेज रिटर्न वगैरह होती है उसे हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, जब हम यहां पर परचेजेस वगैरह कर लेते हैं तो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पर वेजेस वगैरह पे करनी होगी लेबर को, तो वो भी हम यहाँ पर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखो माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को। अब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं, तो ये जो स्टॉक बच जाता है, ये जो ऐसा स्टॉक है जो कि यहाँ पर जो है बच जाता है, यानी कि ये सोल्ड नहीं होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स हमने सोल्ड किया उसकी कॉस्ट ही इंक्लूड करनी है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट हम एक्सक्लूड जो है वो कर देते हैं। अब फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स आसानी से जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 60,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेट परचेजेस हमारे पास कितनी है 5 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट देखो कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 50,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 30,000 रुपीज की। अब फटाफट से यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60,000 प्लस यहां पर 5 लाख प्लस 50,000 माइनस हमें यहां पर कर देना है 30,000। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5,80,000, 5,80,000 हमारा आंसर आ रहा है। ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या है हमारा यहाँ पर 5,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का हमें फॉर्मुला पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 60,000 का, प्लस हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा यहाँ पर 30,000 का, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना आ गया 45,000। ये कितना आ गया 45,000। अब इसे हमें 45,000 के साथ यहाँ पर जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 12.88 टाइम्स, कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 12.88 टाइम्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें जो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आप देखोगे स्टॉक, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो अगर कभी दिख जाए तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बात इसकी यहाँ पर सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है कितने का 1,20,000 का, नेट परचेजेस हमें यहाँ पर गिवन है 4 लाख रुपीज की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है 60,000 रुपीज की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन है कितने के 5 लाख रुपीज के। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हमें चाहिए, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। पर आप यहाँ पर गौर से देखो तो हमें ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। अब उसको हम कैसे फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला वही है जो हमने अभी किया था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का, उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमें वैल्यू गिवन है 5 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 1,20,000 रुपए का, नेट परचेजेस गिवन है 4 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें गिवन है 60,000 रुपीज की, ठीक है। ये हमें यहाँ पर नहीं पता 60,000, ये हमें यहाँ पर नहीं पता, तो ये एज इट इज लिख, ये एज इट इज ही यहाँ पर जो है लिख लेंगे। उसके बाद इसका हम यहाँ पर टोटल कर देंगे। यहाँ पर देखो 1,20,000 प्लस 4,60,000, तो ये हमारा कितना आ रहा है 5,80,000, कितना आ रहा है 5,80,000, ठीक है। 5,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा जो है यहाँ निकल के आ रहा है।
उसके बाद सिंपली अब इसे हमें यहाँ पर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 लाख माइनस 5,80,000, यहाँ पे लिख देते 5 लाख माइनस 5,80,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -80,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 80,000 जो है कैलकुलेट हो गया। कितना आया हमारा 80,000 जो है कैलकुलेट हो गया है। अब फटाफट से हम इससे एवरेज इन्वेंट्री जो है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, 1 लाख हमारा 1,20,000 हमारा ओपनिंग है और 80,000 हमारा यहाँ पर क्लोजिंग है। डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये हमारा कितना आ रहा है 2 लाख। ये कितना आ रहा है हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 2, तो 1 लाख हमारा यहाँ पर क्या होगा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 5 लाख दी हुई थी, डिवाइड करना है 1 लाख के साथ, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 टाइम्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देखो क्या चीज हमें गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो एक चीज तो हमें पहले ही भी गिवन है। उसके बाद नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 5 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 25% ऑन सेल। तो यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 5 लाख रुपए की, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता है, 5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो वो हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताया गया है कि 25% ऑन सेल, तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से 5 लाख में से माइनस कर दूंगा 1,25,000 का, ठीक है। तो ये हमारा COGS जो है वो निकल के आ जाएगा। तो 5 लाख माइनस 1,25,000, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 3,75,000 हमारा जो है कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया 3,75,000, इसको डिवाइड कर देना है हमें यहाँ पर जो एवरेज इन्वेंट्री हमारी 50,000 गिवन है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7.5 टाइम्स इज अ करेक्ट आंसर, 7.5 टाइम्स इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो इसको यहाँ पर टिक कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, एवरेज स्टॉक हमारे पास यहाँ पर गिवन है कंपनी का, वो कितना है 70,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है 5 टाइम्स। फाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करनी, तो वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम है, ठीक है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर सिंपली मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो ये कितना हमारा 5 टाइम्स, ये हमारा यहाँ पर 5 टाइम्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर नहीं पता है, COGS हमें यहाँ पर नहीं पता है, पर हमें एवरेज इन्वेंट्री पता है 70,000 रुपए, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, सिंपली देखो यहाँ पर 5 ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 इंटू 70,000, तो ये हमारा कितना आएगा 5 इंटू 70,000, ये हमारा आ जाएगा 3,50,000। ये कितना आ जाएगा 3,50,000। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आप आसानी से उसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो आसानी से हमने COGS यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा 3,50,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारा, द रेशियो दैट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी रेशियो जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट सेल्स कितनी है और उसके अगेंस्ट उनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। पहला देखो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा क्या है डेटर टर्नओवर रेशियो, तीसरा क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी। तो आंसर यहाँ पर पहले बता दूं मैं आपको, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस रेशियो को हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी यहाँ पर जो है वो कहते हैं। क्लियर है। अब ये रेशियो बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस रेशियो के अंदर दो चीजें यूज की जा रही है, एक क्रेडिट सेल्स और यहाँ पर एक ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। तो क्रेडिट सेल्स क्या होती है, देखो जब भी हम अपना जो गुड्स जिस भी प्रोडक्ट सर्विसेज हम डील करते हैं उनको जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं, यानी सामान हमने अभी बेच दिया, उसके अगेंस्ट पेमेंट जो है हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद जैसे कि 3 महीने 4 महीने के बाद मिलनी है, तो ये जो सेल कहलाई वो हमारी क्रेडिट सेल जो है वो कहलाई, ठीक है। जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो पैसा जो है हमें फ्यूचर में एक डेट पे मिलना होता है, तो वो जो अमाउंट
हमें फ्यूचर में मिलनी होती है ना, उस अमाउंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर 50,000 रुपए की क्रेडिट सेल की, इसकी जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर मिलनी है, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हमें फ्यूचर में मिलने होते हैं। अब ये जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवर्स होते हैं, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, डेट, और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है, बिल्स रिसीवर्स। क्या होता है, बिल्स रिसीवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब हम कोई क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, जैसे मान लो ए पर्सन ने बी पर्सन को 50,000 रुपए का सामान यहाँ पर बेचा, ठीक है, तो ए पर्सन ने बी पर्सन से 3 महीनों के बाद जो है 50,000 रुपए यहाँ पर जो है लेने, ठीक है। तो ये जो बी पर्सन है ना, ये जो बी पर्सन है वो ए की नजर में क्या है, ए के लिए क्या है, एक डेटर है, क्योंकि इससे इसने जो है पैसा फ्यूचर में रिसीव जो है वो करना है। इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बी को एज अ डेटर जो है रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बिल्स रिसीवर्स, ठीक है। अब ये जो बिल्स रिसीवर्स होते हैं ना, ये होते ही डेटर है, पर ये स्पेशल डेटर होते हैं। कैसे स्पेशल डेटर होते हैं, तो हम ना इन डेटर से रिटर्न में लिखवा लेते हैं। जैसे मान के चलो ए ने बी को यहाँ पर 50,000 रुपए का यहाँ पर सामान बेचा, ठीक है। इसने कहा मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। इसने कहा कि मेरे को आप पे भरोसा नहीं, आप मुझे रिटर्न में लिख के दो, और इसने यहाँ पर रिटर्न में जो है लिख कर दे दिया, ठीक है, कि हाँ मैं आपको इतने महीने बाद पेमेंट जो है वो कर दूंगा। तो ये जो डेटर है ना, ये हमारा बिल्स रिसीवर्स के अंडर जो है वो आता है। क्लियर है। और ओवरऑल क्योंकि ये हमारे जो है डेटर्स ही होते हैं दोनों के दोनों, इसीलिए हम इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं और ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो की हेल्प से हम यही देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्रेडिट सेल्स और जो हमारे डेटर्स हैं उनको कितने अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रही है, कितनी हम क्रेडिट सेल करें और कितनी जल्दी हम उसको जो है कैश में कन्वर्ट करें, यानी कि अपने डेटर से कैश को रिसीव कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेटर टर्नओवर रेशियो। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द डेटर टर्नओवर रेशियो। पहले देखो, एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवर्स। तो यहां पर जो हमारी ये रेशियो है वो क्रेडिट सेल्स और जो एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवर्स है, एवरेजली जो हमें मिल जाता है, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पर जो है क्या रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इस रेशियो के अंदर हम इन दो चीजों के ऊपर ही यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, इसी से हम जो है डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी विद व्हिच द ट्रेड रिसीवर्स आर बीइंग मैनेज्ड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर जो है डेटर्स को कितने अच्छे से, हमारे जो ट्रेड रिसीवर्स है उसको कितने अच्छे से जो है मैनेज कर रही है और कितने अच्छे से उनको जो है कैश में रिलाइज जो है वो कर रही है। नेक्स्ट क्या, दिस रेशियो इंडिकेट, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विद व्हिच द अमाउंट ड्यू इज बीइंग रिलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। यानी कि इस रेशियो से हमें ये भी पता लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी जो है अपने डेटर से जो है वो कैश ले लेती है, पैसा जो है वो सेल का ले लेती है। क्लियर है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हाई रेशियो इंडिकेट शॉर्ट कलेक्शन पीरियड व्हिच मींस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। अगर यहाँ पर हमारी जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पर जो है हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटर है वो कम समय में यहाँ पर जो है पेमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटर को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। अब ये कैसे, मतलब कैसे हाई रेशियो हमें ये बताती है, तो सिंपली देखो यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो एवरेज जो हमारे यहाँ पर ट्रेड रिसीवर्स यानी कि जो हमारे डेटर्स होते हैं कंपनी के, वो कितने होते हैं यहाँ पर 50,000, कितने होते हैं 50,000 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक रेशियो कैलकुलेट की, तो ये रेशियो हमारी क्या निकली 2 टाइम्स, यानी कि साल के अंदर हम जो है 50,000 जो एवरेज है उसका 2 गुना जो है वो पैसा रिलाइज कर लेते हैं। यानी कि हम जो पैसा रिलाइज कर रहे हैं वो यहाँ पर 6 महीनों में अगर साल की बात की जाए तो 6 महीनों में हम जो है यहाँ पर जो भी हमारा डेटर से हमने पैसा लेना है वो हम यहाँ पर जो है रिसीव कर पा रहे हैं। क्लियर है। इसके ऑपोजिट अगर मान के चलो हमारी जो एवरेज ट्रेड रिसीवर्स है वो इतने हैं और जो हमारे यहाँ पर टाइम है वो कितना रेशियो है वो 4 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है यहाँ पर हर 3 महीने में जो है एवरेजली इतना पैसा जो है वो ले आते हैं, मतलब कि रिसीव कर पाते हैं। क्लियर है। तो हाई रेशियो में बताता है कि जो डेटर्स है वो कम टाइम में हमें जो है पैसा दे देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से अपने जो डेटर्स को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर साल की क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 3 लाख रुपए की। ओपनिंग डेटर्स हमें यहाँ पर गिवन है 35,000 रुपए की और क्लोजिंग डेटर हमें यहाँ पर गिवन है 25,000 की, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट सेल का मीनिंग आपको पता है, डेटर का भी मीनिंग पता है। अब ये ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर क्या होता है, देखो जब हम अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो
पिछले साल के ना कुछ डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा जो है वो अभी तक नहीं लिया होता है, ठीक है। मतलब साल के स्टार्टिंग में हमने इन लोगों से पैसा जो है वो लेना होता है, वो हमारे कहलाते हैं ओपनिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर क्या होता है? वो डेटर जो कि साल के एंड में अभी तक उनसे हमने पैसा जो है रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले फॉर्मूला देखो क्या है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का। तो नेट क्रेडिट सेल्स को, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटर का जो रिलेशनशिप है वो क्रेडिट सेल्स के साथ है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ नेट क्रेडिट सेल्स ही लेते हैं, इसलिए टोटल सेल्स हम नहीं लेते, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स को हमें डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवर से, और हमारा यहाँ पर जो है डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है, क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है कितने की? हमारे यहाँ पर 3 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवर्स, ठीक है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपली देखो, जो हमारा ओपनिंग डेटर होता है और जो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग डेटर होता है, ठीक है, इसको जब हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग डेटर, ठीक है, प्लस क्लोजिंग डेटर, प्लस क्लोजिंग डेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा होता है यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवर, जो एवरेजली हमें यहाँ पर रिसीव होनी है, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर हमारे यहाँ पर कितने हैं? 35,000 के, ठीक है। इसमें प्लस कर देना हमें यहाँ पर 25,000 के। तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहाँ पर 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया हमारा? 25,000। ये हमारा क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 60,000 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एवरेज रिसीवर्स आ रहा है वो कितना है? 30,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखो, हम इसको फिल कर देते हैं, और ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 टाइम्स, यानी कि हम जो है एवरेजली जो है 30 जो हमारा ट्रेड रिसीवर्स होते हैं 10 टाइम्स जो है वो हम यहाँ पर रिसीव जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है? डैश इंडिकेट्स एवरेज पीरियड फॉर विच द क्रेडिट सेल्स रिमेन आउटस्टैंडिंग एंड मेजर्स द क्वालिटी ऑफ ट्रेड रिसीवर्स। वो एवरेज पीरियड जिस पीरियड तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिट सेल्स है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, और उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि जो ट्रेड रिसीवर्स है वो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी उनकी क्वालिटी है, उससे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले देखो क्या है? डेट कलेक्शन पीरियड, दूसरा क्या है? डेट रिसीवल पीरियड, तीसरा क्या है? डेट रीपेमेंट पीरियड, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर बता दूं, ऑप्शन है डेट कलेक्शन पीरियड इज अ करेक्ट आंसर। अब समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी चेक करने में हेल्प करता है कि जो हमारे डेटर्स है उसको कितनी एफिशिएंटली जो है मैनेज किया जाता है, ठीक है। जो डेट कलेक्शन पीरियड है ना, वो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट पीरियड के बारे में बताता है जिस पीरियड तक हमारे जो क्रेडिट सेल्स है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, और उसके बाद हमें यहाँ पर पेमेंट जो है रिसीव होती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एवरेजली जो क्रेडिट सेल्स है वो 60 डेज तक आउटस्टैंडिंग रहती है, और 60 डेज के बाद जो डेटर्स है वो यहाँ पर उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो 60 डेज है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड, यानी कि वो पीरियड जिसके बाद हमें डेटर से पैसा जो है रिसीव हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेटेड है। जो हमारा डेट कलेक्शन पीरियड है उसको हम कैलकुलेट यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो पहला देखो क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। जो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवर्स होते हैं उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे जो हम करते हैं, तो हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। या फिर जो भी हमारे साल में महीने होते हैं, दिन होते हैं 365 डेज, उसको अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ डिवाइड कर दें तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर 12 मंथ्स और 365 डेज को हम डिवाइड कर दें एवरेज ट्रेड पेबल के साथ, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर देखो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये दो मेथड्स के अकॉर्डिंग, ये दो फॉर्मूलेस की हेल्प से हम यहाँ पर आसानी से डेट कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है? हमें यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है? सबसे पहले देखो, ओपनिंग डेटर्स हमारे पास है 25,000 के, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है 1,50,000 के, क्लोजिंग डेटर्स है 25,000 के, और सेल्स रिटर्न हमारे पास गिवन है 25,000 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला सेम है यहाँ पर, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवर्स। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पर ग्रॉस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस क्रेडिट सेल्स को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स प्लस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग डेटर माइनस ओपनिंग डेटर्स, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि हमारे कुछ डेटर्स थे जिनसे हमें पैसा रिसीव हो गया है, वो कितने का है? 1,50,000 का, यानी कि पहले हमने इनको क्रेडिट पे सेल किया था, उसके बाद हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद उसने पेमेंट किया, तो ये भी हमारी क्रेडिट सेल ही है। तो यहाँ पर हम 1,50,000 इसको यहाँ पर प्लस कर,
उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो हमने कुछ क्रेडिट पे सामान बेचा था जो कि कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, तो ये भी हमारी क्रेडिट सेल है। क्योंकि हम ग्रॉस क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम पहले ओवरऑल देख रहे हैं कि हम लोग क्रेडिट सेल हमने की कितनी है, उसके बाद हम नेट क्रेडिट सेल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मैं सेल्स रिटर्न को यहाँ पर प्लस कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो है क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर क्या होता है, जो लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारे डेटर्स बच जाते हैं जिनसे हमें पेमेंट नहीं मिली होती है। यानी कि हमने इनको क्रेडिट सेल किया था, कुछ टाइम पीरियड के बाद इन्होंने हमें पैसा देना था, पर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो हमने एज ए इसको क्लोजिंग डेटर जो है रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी हमारी क्रेडिट सेल के अंदर ही आएंगे, तो ये भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 25,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ओपनिंग डेटर। अब ओपनिंग डेटर को हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया, बाकी सबको तो प्लस किया, इसको माइनस क्यों किया? देखो जो ओपनिंग डेटर्स है ना, वो पिछले साल के क्रेडिट सेल्स है। जब हमने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था तब हमारे पास ये डेटर्स जो है वो पड़े होते हैं। ये पिछले साल की क्रेडिट सेल्स है, इस साल की नहीं, और हमें इस साल की क्रेडिट सेल चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर जो है माइनस कर दूंगा 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो यहाँ पर देखो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, ठीक है, माइनस 25,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,75,000। क्या आ जाएगा, 1,75,000। उसके बाद देखो अगर मुझे यहाँ पर नेट सेल्स चाहिए, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत इजी है हमारे यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो जो हमारी ग्रॉस क्रेडिट सेल्स आई है वो कितनी आई है, 1,75,000 की। इसमें से मैं सेल्स रिटर्न 25,000 को यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000 जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये हमारी क्या है यहाँ पर नेट क्रेडिट से, सॉरी 1,00,000, हाँ 1,50,000 है, ये हमारी क्या है, नेट क्रेडिट सेल जो है निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स आ चुकी है, कितनी है, 1,50,000। कितनी है, 1,50,000। नेक्स्ट एवरेज ट्रेड रिसीवर्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग डेटर्स भी है और हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स भी है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर 25,000 प्लस 25,000 क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर जो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवर्स आएंगे वो कितना आएगा, 25,000। तो यहाँ पर मैं इसको 25,000 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 25,000, ये हमारा आ रहा है 6 टाइम। क्या आ रहा है यहाँ पर, 6 टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो निकला है ये हमारा जो है 6 टाइम निकला है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड डेट कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमें डेटर टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करनी है और डेट कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट जो है वो करनी है। सबसे पहले हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, तो एक चीज तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट गिवन है। कैश सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो फॉर्मूला हमारा पहले सेम रहेगा डेटर टर्नओवर रेशियो का। उसके बाद देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज ट्रेड रिसीवर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, और कैश सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 20% ऑन टोटल सेल्स। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें नेट क्रेडिट सेल जो है कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेट सेल्स कैलकुलेट करूंगा कि नेट सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी है, टोटल सेल्स कितनी हुई। उसका फॉर्मूला देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने गुड्स बनाई थी उसकी कॉस्ट प्लस उसके ऊपर जो भी हमें सेल करने पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन है कितने की, 5 लाख रुपए की। उसके बाद देखो नेक्स्ट बोला गया है कि जो कॉस्ट है ना उसके 20% के इक्वल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पर 5 लाख का सिंपल 20% जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 लाख। ठीक है, प्लस इसका 20% अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए। तो हमारी जो नेट सेल्स आई है वो कितनी आई है, यहाँ पर 1 लाख रुपए और 6 लाख रुपए जो है निकल के आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है वो क्या है कि जो कैश सेल्स है ना वो 20% ऑफ टोटल सेल्स है। ठीक है, तो सिंपली देखो अगर मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए, ठीक है, नेट सेल्स में से अगर मैं नेट सेल्स में से यहाँ पर कैश सेल्स को माइनस कर दूं तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स जो है, नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेट सेल्स हमें यहाँ पर आ चुकी है, वो कितनी हमारे 6 लाख रुपीज की है, और कैश सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 20% ऑफ टोटल से, तो वो इजीली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 1,20,000। कितना आ रहा है, 1,20,000। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा जो क्रेडिट सेल्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,80,000 यहाँ पर जो है आ रहा है। ठीक है, 4,80,000 पे आ रहा है। तो मैंने नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ पर 4,80,000 पे कैलकुलेट कर ली है, और उसको डिवाइड करना है हमें एवरेज ट्रेड रिसीवर के साथ, वो कितना है हमारा यहाँ पर 80,000 है। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 80,000 के साथ, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 6 टाइम आ रहा है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, वो कितना हमारा यहाँ पर 6 टाइम जो है निकल के आ गया। उसके बाद देखो अब हमें कैलकुलेट करना है डेट कलेक्शन पीरियड। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले देखो हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो गिवन है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से आसानी से जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो डेट कलेक्शन पीरियड का विद द हेल्प ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, डेट कलेक्शन पीरियड
डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर डेज है या फिर मंथ्स है, ठीक है, 365 डेज, उससे हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ, डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ। ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने डेज में कैलकुलेट किया है, तो आप मंथ में भी आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं डेज में कैलकुलेट किया, तो मैं 365 डेज को डिवाइड कर दूंगा डेटर टर्नओवर रेशियो, जो कि हमारा यहाँ पर 6 है। 365 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60.83। तो यहाँ पर मान के चलो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 61 डेज जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको प्लीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस फर्म मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ द डेट कलेक्शन पीरियड इज 72 डेज एंड द ईयर इज अज्यूम्ड टू बी 360 डेज, कैलकुलेट द डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेटर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, डेट कलेक्शन पीरियड गिवन है, उसके बाद हमें यहाँ पर 360 डेज जो है वो गिवन है कि साल में 360 डेज जो है हम मान के चलेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, डेटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेटर जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे देखो क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीव्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट सेल्स तो अवेलेबल है, पर हमारे पास एवरेज डेटर जो है, जो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवर्स है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर 72 डेज, जो कि हमारा डेट कलेक्शन पीरियड। तो इसके हेल्प से ना हम यहाँ पर आसानी से जो है डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड का, जो भी हमारे यहाँ पर डेज है या फिर मंथ है, तो मेरे डेज यहाँ पर गिवन है 360, उसे डिवाइड कर दो डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ, डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेट कलेक्शन पीरियड 72 दिया हुआ है। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो हमें गिवन नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय ये हमारा गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम 72 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो हमारा यहाँ पर जो है डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक यूज किया मैंने, कोई ऐसी बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है। तो 360 को हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है 72 के साथ, तो ये हमारा डेटर टर्नओवर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 टाइम्स जो है आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो साल में 360 डेज है और 72 डेज पे हमें एक बार पेमेंट जो है मिल जाती है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमें पता लग जाएगा कि साल में हमें कितनी बार जो है पेमेंट जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना निकल गया, 5 टाइम्स। तो हमने एक चीज यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, डेटर टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। अब इसके हेल्प से ही हम यहाँ पर जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखो नेट क्रेडिट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 5 लाख रुपए की, और एवरेज ट्रेड रिसीवर्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली देखो हमें इसको सिंपल मैथमेटिक का यूज करना है। तो एवरेज ट्रेड, ठीक है, इसको मैं इधर ले आ जाऊंगा। ठीक है, एवरेज ट्रेड को मैं इधर ले आऊंगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 5 लाख को यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर। डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा 5 टाइम्स है, और जो हमारे यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवर्स है वो हमारे 1 लाख रुपए के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर डिफाइन करती है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को। पहला देखो क्या है, इट इस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने हैं, उसके अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर कितने किए गए थे, उसके बीच में ये रिलेशनशिप जो है बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी विद व्हिच द ट्रेड पेबल आर पेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये हमें बताता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ट्रेड पेबल्स को कितने एफिशिएंटली जो है मैनेज करे, यानी कि कितने एफिशिएंटली जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर कर पा रही है। उसके बाद देखो क्या है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हाई रेशियो इंडिकेट द शॉर्टर पेमेंट पीरियड विच अर्लियर पेमेंट। ठीक है, यानी कि अगर हमारी जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पर हाई होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत जल्दी अपनी पेमेंट जो है यहाँ पर कर देती है। जो पेमेंट पीरियड है वो हमारा शॉर्ट है, और जिससे ये पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर जो है अच्छी है। तो यहाँ पर देखो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑल ऑफ द करेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देखो इस रेशियो के अंदर दो वर्ड्स हमारे यूज हो रहे हैं, पहला क्रेडिट परचेजेस और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, ट्रेड पेबल। इन्हीं दोनों के ऊपर जो है हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं। तो क्रेडिट परचेजेस क्या होता है, जब भी हम उधार पे सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब देखो जब भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो सामान तो हमें अभी मिल जाता है, उसकी पेमेंट जो है हम कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि मान लो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यहाँ पर जो है
करते हैं। क्लियर है। अब ये जो पेमेंट हमने 3 महीनों बाद किसी दूसरी पर्सन को करनी है जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा है, इस पेमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, ट्रेड पेबल। क्या कह देते हैं, ट्रेड पेबल। यानी कि ट्रेड करने के लिए हमने जो चीजें खरीदी है उसकी जो पेमेंट हमें करनी है फ्यूचर में, वो हमारे कहलाते हैं ट्रेड पेबल। अभी जो ट्रेड पेबल होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पर दो तरह के होते हैं, मतलब कि इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हमारे होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पर क्रेडिटर। क्या होता है यहाँ पर, क्रेडिटर। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर बिल्स पेबल। क्या होता है, बिल्स पेबल। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। पहला देखो क्या है, क्रेडिटर। जब भी हम किसी पर्सन से उधार पे सामान परचेज करते हैं तो वो जो पर्सन होता है वो कहलाता है हमारा क्रेडिटर। जैसे मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन से जो है 50,000 की गुड्स जो है उधार पे खरीदी है। ठीक है। तो ये जो बी पर्सन है ना, वो ए पर्सन के लिए एक क्रेडिटर है और ए पर्सन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको एज अ क्रेडिटर जो है रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है। अब बिल्स पेबल क्या होता है, तो जो बिल्स पेबल होते हैं ना, ये भी हमारे क्रेडिटर होते हैं, पर ये स्पेशल क्रेडिटर होते हैं। स्पेशल का मतलब क्या होता है कि ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, ये हमसे रिटर्न में जो है लिखवा लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर ए पर्सन है, बी पर्सन है। ए पर्सन है यहाँ पर जो है 50,000 की गुड्स बेची, खरीदी। बी पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन से रिटर्न में यहाँ पर जो है लिखवा ले, रिटर्न में लिखवा ले कि आप मुझे यहाँ पर पेमेंट जो है वो करोगे। ठीक है। तो ये जो बी पर्सन है ना, वो ए के लिए आप क्या बन गया, एक स्पेशल क्रेडिटर बन गया, यानी कि ये बिल्स पेबल जो है बन गया। क्लियर है नेचर इनकी दोनों ही क्रेडिटर ही है। ठीक है। एक स्पेशल एक नॉर्मल है, तो इसीलिए हम इसको साथ में जो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कहते हैं, या फिर कई बार इसको जो है हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों वर्ड्स आते हैं तो आपने कंफ्यूज जो है वो यहाँ पर नहीं होना। ठीक है। दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर आंसर, हमारा ऑल ऑफ द अबव को यहाँ पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश इंडिकेट्स द एवरेज पीरियड फॉर विच द क्रेडिट परचेजेस रिमेन आउटस्टैंडिंग और एवरेज क्रेडिट पीरियड एक्चुअली अवेल। ठीक है। इनमें से कौन सी चीज है जो कि हमें बताती है एवरेज पीरियड जिस टाइम के लिए हमारी जो क्रेडिट परचेजेस है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, यानी कि जिस टाइम पीरियड के बाद हम यहाँ पर पेमेंट जो है वो करते हैं। पहला क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड। दूसरा क्या है, एवरेज क्रेडिट पीरियड। तीसरा क्या है, एवरेज रीपेमेंट पीरियड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर बता दो, एवरेज पेमेंट पीरियड इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो हमें ये बताता है कि हम जो ट्रेड पेबल्स हैं उनको कितने अच्छे तरीके से मैनेज करें, कितनी एफिशिएंटली उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। जो एवरेज पेमेंट पीरियड है ना, वो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताता है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताता है जितने टाइम पीरियड के बाद हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर 60 डेज के बाद, यहाँ पर हर 60 डेज के बाद जो है यहाँ पर अपने क्रेडिट परचेजेस की पेमेंट करती है। तो ये जो 60 डेज है ना, ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, एवरेज पेमेंट पीरियड। और जितना ज्यादा ये पीरियड जो है वो कम होता है, उतना ज्यादा हम एफिशिएंसी जो है मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की होती है। क्लियर है। अब देखो जब मैंने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हमारी जो रेशियो है वो यहाँ पर ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या हो कि जो पेमेंट पीरियड है वो यहाँ पर हमारा कम होता है। ठीक है। एग्जाम्पल से मान के चलो, अगर यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो हमारा पेमेंट पीरियड है वो यहाँ पर जो है 90 डेज, यहाँ पर क्या है 90 डेज है, मतलब कि हर 3 महीने बाद हमारी पेमेंट जो है वो करते हैं। तो हमारी जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 4 टाइम्स, यानी कि हम साल में जो है 4 बारी अपने जो क्रेडिटर्स होते हैं उसके यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर देते हैं। अगर इसी की जगह पे मान के चलो, हम जो हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो यहाँ पर क्या है, 6 मंथ है। क्या है हमारे यहाँ पर 6 मंथ है, कि हर 6 महीनों में हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 2 टाइम्स होगी। तो आप देखोगे रेशियो कम हुई तो हमारी एफिशिएंसी कम हो गई, क्योंकि हम एक सिंपल पेमेंट करने के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर हमारी जो रेशियो वो ज्यादा है तो हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो यहाँ पर कम जो है होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला देखो क्या है, एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय एवरेज नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे, यानी कि जो भी हमारे एवरेज ट्रेड पेबल है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज नेट क्रेडिट, एवरेजली जो हम नेट क्रेडिट परचेजेस करते हैं पूरे दिन में, ठीक है, उसके साथ, या फिर 12 मंथ्स और 365 डेज, यानी कि जितने भी हमारे साल में महीने हैं या फिर डेज हैं उसको हमें डिवाइड कर देना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के साथ, या फिर 12 मंथ्स और 365 डेज को हमें डिवाइड करना है डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ। तो यहाँ पर देखो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम जो है एवरेज पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिट परचेज गिवन है साल में 3 लाख रुपए के, ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे पास गिवन है 25,000 और 15,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल हमारे पास गिवन है 15,000 और 5,000 के। हमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो हमारा यहाँ पर क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड
पेबल। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेजेस क्या है, जो भी हमने क्रेडिट परचेजेस किए उसमें से जो भी परचेज रिटर्न है जब उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस जो है वो आ जाती है। एवरेज ट्रेड पेबल क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो यहां पर हमारा निकल के आता है एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपली अगर मैं यहां पर फॉर्म में पुट करूं तो नेट क्रेडिट परचेज हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो कितना है यहाँ पर 3 लाख रुपए का, कितना है हमारे यहाँ पर 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 25,000 के, प्लस हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 15,000 है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे यहाँ पर कितने हैं 15,000 के। उसके बाद देखो हमारे जो क्लोजिंग बिल्स पेबल है वो 5,000 है, इसके हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 60,000। ठीक है, 60,000 को हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या है एवरेज ट्रेड पेबल है, 30,000 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर हमने इन सभी को 2 के साथ क्यों डिवाइड किया, तो आप देखोगे इसमें जो है हर चीज 2 बारी, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 2 बारी डिवाइड किया। अगर किसी केस में आपके पास, अगर किसी केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान के चलो बिल्स पेबल गिवन है, ठीक है, बिल्स पेबल गिवन है एक बारी, और यहां पर आपको सिर्फ यहां पर क्रेडिटर गिवन है, क्या है क्रेडिटर गिवन है, तो इस केस में आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अगर बिल्स पेबल को क्रेडिटर के साथ प्लस कर दोगे तो वो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल जो है निकल के आ जाएगा। अगर एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर दो, जो ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल है इसको आप क्या कर दो यहाँ पर इग्नोर कर दो, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं उसको प्लस कर दूंगा बिल्स पेबल के साथ, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। तो क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर कितने 15,000 के हैं और हमारे जो बिल्स पेबल है वो कितने 5,000 के हैं, तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज ट्रेड पेबल होगा वो 20,000 जो है आ जाएगा। इस केस में हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीजें एक एक बार ही यहाँ पर होती है। क्लियर है आपको, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। इसमें देखो क्या है, हमारे पास टोटल परचेजेस गिवन है साल की, वो कितने 2,50,000 की है, जिसमें से 60% परचेज जो है वो क्रेडिट परचेज है, और क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास गिवन है 15,000 के, और हमारे पास डेज गिवन है कि साल में 360 डेज है। हमें यहाँ पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है, तो दोनों चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है करनी है। सबसे पहले हमारा फॉर्मुला यहाँ पर सेम है, क्रेडिट सेल्स हमारी यहाँ पर कितनी, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं आएगी, यहाँ पर क्रेडिट परचेज आएगी, नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस। तो नेट क्रेडिट परचेजेस हमारे यहाँ पर देखो कितनी है, टोटल परचेजेस हमारी कितनी है 2,50,000 की है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्रेडिट परचेजेस, तो यहाँ पर गिवन है कि जो टोटल परचेजेस है 2,50,000 की, उसका 60% हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा क्रेडिट परचेज है। तो 2,50,000 का 2,50,000 का मैं 60% यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,50,000। ये हमारा कितना आ गया 1,50,000। ये हमारी क्या है नेट क्रेडिट परचेजेस है, क्या है हमारे यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेजेस है। इसे हमें डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड पेबल के साथ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या चीज गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है और कोई भी चीज यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर किसी केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन हो तो क्लोजिंग क्रेडिटर की जो फिगर है उसी को आपको एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन का पर्पज ही ये है कि अगर किसी केस में क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन हो तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाओ और उसको एवरेज ट्रेड पेबल की तरीके से ट्रीट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज ट्रेड पेबल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 15,000। तो यहाँ पर देखो 1,50,000 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 15,000 के साथ, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 10 टाइम्स, क्या आ जाएगा 10 टाइम्स। ये हमारा क्या है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हमें पता करना है यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड का हमारा जो मेथड है वो क्या है यहाँ पर 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स, साल में जितने भी मंथ्स है, या फिर जो डेज है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर डेज है उनको हमें यहाँ पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के साथ जो है डिवाइड कर देना है, तो हमारा एवरेज पीरियड पेमेंट पीरियड जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डेज गिवन है 360 को हमें डिवाइड करना है 10 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 360 डेज जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड जो है आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपी
ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी रेशियो है जो कि हमें ये बताती है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो 1 रुपए मतलब वर्किंग कैपिटल के 1 रुपए से यहाँ पर कितनी सेल जो है वो जनरेट कर पा रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। पहला क्या है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो, दूसरा क्या है, सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, तीसरा क्या है, कैपिटल यूटिलाइजेशन रेशियो, या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है क्या, तो इसको समझने से पहले आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में जानना है कि वर्किंग कैपिटल बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, वर्किंग कैपिटल हमारे यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, उसको अपने डे टू डे एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, वेजेस पे करनी, सैलरीज पे करनी है ना, उसके लिए कुछ यहाँ पर फाइनेंस की जरूरत होती है, कुछ यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फाइनेंस है, ये जो फंड्स है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर अगर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इससे हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करे, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल को जितने अच्छे से यूज करेगी, उससे उतनी ज्यादा उसकी सेल्स जो है वो जनरेट होगी और उसको ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है होगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है करंट एसेट्स गिवन है कितने की, यहाँ पर 5 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटीज यहाँ पर गिवन है 3 लाख रुपए की, नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 8 लाख रुपए की, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मुला हमारा देखो क्या है, नेट सेल्स को हमें डिवाइड करना है वर्किंग कैपिटल के साथ, हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है निकल के आ जाएगी। तो नेट सेल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8 लाख रुपए की, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपल हमारा फॉर्मुला होता है, जो भी कंपनी की करंट एसेट्स होती है, जो भी यहाँ पर कंपनी की करंट एसेट्स होती हैं, उसमें से हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी निकल के आ जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है, 5 लाख रुपए की, ठीक है, और हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी है, हमारी 3 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा, 2 लाख रुपए हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो इसे हमें यहाँ पर जो है डिवाइड कर देना है। तो सिंपली अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारा 4 टाइम्स जो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है इजिली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने जो है डिटेल में एक्टिविटी रेशियोज के बारे में, टर्नओवर रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहां पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।